हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम विकेश त्रिपाठी है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमपीपीएससी पेपर 1 यूनिट 1 प्राचीन इतिहास के जितने भी 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उनको हम कवर करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यह हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, जैसा कि हमने पढ़ रखा है और आप लोगों ने भी प्रीलिम्स में पढ़ा होगा। लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली एक सभ्यता है जिसकी खोज दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी ने की थी। दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की और राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हड़प्पा से प्राप्त वस्तुएं, ये 3 मार्कर के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा फॉर द एग्जांपल, जैसे यहाँ पे लिखा है हड़प्पा से प्राप्त वस्तुएं, तो उसके बारे में आपको 10 शब्द लिखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ लिखा है कि मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां, अन्नागार, बैलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी पर स्थित 3 प्रमुख स्थल के नाम, तो चहुदाड़ो, आमरी और सुतकांगेडोर। ये तीनों ऐसे शहर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो कि किस नदी के तट पर अवस्थित है? सिंधु नदी की तट पर अवस्थित है। लोथल, लोथल जिसकी खोज की थी आर राव ने 1953 में, एक गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर अवस्थित है। और मानव निर्मित बंदरगाह गोदीवाड़ा चावल की भूसी प्राप्त हुई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा कि यहाँ से मनकी बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। धौलावीरा की विशेषता, तो यहाँ जल निकासी व्यवस्था है, जलकुंड है, लिपि है। हरियाणा के हिसार में स्थित शहर का नाम बताइए, तो वो है बनावली। ये नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जानकारी, तो विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस्य की नर्तकी मूर्ति और पशुपति महादेव की मूर्ति। एक चीज ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सबसे बड़ा जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, वो कौन सी है? विशाल स्नानागार है या फिर अन्नागार? तो मैं आपको कंफर्म कर दूं, सबसे बड़ी जो इमारत है वो है अन्नागार। अन्नागार बेसिकली एक प्रकार का अन्न रखने का भंडार हुआ करता था, जो कि एक रेक्टेंगल के शेप में था। और यहाँ पर जगह जगह पर ओखली जानते हैं आप, जिससे कि धान कूटा जाता है, वो यहाँ पे बने हुए थे। ये इनके साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु जो है वो सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। और बेबीलोन से याद आया कि बेबीलोन में किसकी मृत्यु हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण कौन कौन से? तो प्रारंभिक चरण हड़प्पाई सभ्यता जो कि 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक थी। सेकेंड नंबर पर परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता जो कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, और उत्तर हड़प्पाई सभ्यता 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ कब हुआ? तो 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है। और 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे। दयाराम साहनी के मुताबिक एक चीज नोट कर लीजिएगा कि दयाराम साहनी के कथन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट कारक था वो था सिंधु नदी में आई बाढ़। सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि, हड़प्पाई जो गांव थे मुख्यतः प्लावन मैदान यानी कि जो समतल मैदान होते थे वहां पे स्थित होते थे और प्राय अनाज का उत्पादन करते थे, पशुपालन करते थे और कपास की खेती करते थे, है ना। व्यापार की वस्तुएं कौन कौन सी थी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ अपने व्यापार को साझा करते थे? तो पत्थर है, धातुएं हैं, सीप और शंख। आगे बढ़ने से आपको एक चीज बता दूं कि हम टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है ना। तो टेस्ट सीरीज में आपको बता देता हूं कि ये 6 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? तो आपको हर यूनिट की पेपर की 3 मार्कर और 5 मार्कर के कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वो 3 मार्कर और 5 मार्कर के कंप्लीट नोट्स है। आपको कहीं से भी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनने के ज्यादातर चांस होते हैं। मेरे लिखे हुए हैंड नोट्स आपको दिए जाएंगे हर एक यूनिट की, चाहे आप पीएससी मेंस के किसी भी यूनिट की बात करें, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, हर एक यूनिट की आपको हैंड नोट्स दिए जाएंगे। नियमित टाइम पर टेस्ट होगा, जैसे कि हर रविवार को जैसा लिखा हुआ
6, 13, 20, 27, 3। तो ये एक एक हफ्ते के अंतराल में आपका टेस्ट सीरीज होगा और आपकी काबिलियत देखी जाएगी कि आप कितने पानी में। समय पर कॉपी चेक होगी, साथ ही गलतियां बताई जाएंगी। जितने भी पैड मेंबर होंगे उनको उनके लिए अलग से सेपरेट ग्रुप होगा जिनमें हम चर्चा कर सकते हैं। ये मात्र 999 में है। आप देख लीजिए 999 में इतनी सारी चीज और मध्य प्रदेश में कहीं नहीं मिलेगी। इसमें पीडीएफ दिया जा रहा है, 3 मार्कर 5 मार्कर की कंप्लीट नोट्स दिए जा रहे हैं, हैंड नोट्स दिए जा रहे हैं और प्रॉपर तरीके से आपका टेस्ट सीरीज होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये था मेंस टेस्ट सीरीज। और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 831-9209-831 से मेरा नंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आमरी। तो सिंधु घाटी के तट पर स्थित है। इसकी खोज की थी एस.एन. मजूमदार ने। हिरण के साक्ष्य प्राप्त हुए। 3 मार्कर 5 मार्कर पढ़ने का इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपका मेंस में कवर तो होगा ही, इसके अलावा आपका प्री वाला ज्यादातर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से, है ना। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर अवस्थित है ना। कालीबंगन की क्या विशेषता है? देखो यहाँ पे अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, ऊंट की हड्डियां मिली हैं, लकड़ी का हल मिला हुआ है। इतना भी लिख देंगे तो डेफिनेटली आपको 2.5 से 3 नंबर मिल जाएगा। सुतकोटदा के खोजकर्ता कौन है? जेपी जोशी। ध्यान रखिएगा सुतकोटदा और सुतकांगेडो दो अलग अलग है ना। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण किससे संबंधित है? तो हाकरा चरण से। लौह युग। देखो लौह युग की बात करें तो भारत में पुरातत्वविदों ने लौह युग में अधिकांश महापाषाण का पता लगाया। हालांकि कुछ स्थल लौह युग से पहले 2000 ईसा पूर्व से प्राप्त हो चुके थे। लौह युग जो ये था 6ठी और 7वीं शताब्दी में अपने चरम पर था, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और बिहार वाले इलाके में 6वीं से 7वीं शताब्दी में मिलना प्रारंभ हुआ था। इसीलिए मगध की उत्कर्ष का सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो लौह युग को ही माना जाता है। पाषाण काल। देखो पुरातत्वविदों ने जो आरंभिक काल है उसको पूरा पाषाण कहा है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में कितने वर्णों का उल्लेख है? तो ऋग्वैदिक समाज में प्रारंभ में 3 वर्ण हुआ करते थे, ब्रह्मा, क्षत्र और विशु। अनस्य वाली कृता क्या कहलाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। वैश्य वर्ग जो एक मात्र उत्पादक और करदाता के रूप में विद्वान थे, यानी कि बिजनेस व्यापार किया करते थे। इसका जो उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अनस्य वाली कृता। किस संहिता में नारी को शूद्र से भी नीचे माना गया है? तो तैतरीय संहिता में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के बारे में बताइए। तो यहाँ पर पुरुष सूक्त में वर्ण विभाजन को धार्मिक अनुष्ठानिक आधार पर प्रदान करने की कोशिश की गई है। ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए कितने प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है? तो 2 प्रकार के, पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा साहित्यिक साक्ष्य। चित्रित धूसर मृदभांड क्या कहलाते? देखो हरियाणा के पास भगवानपुरा से मिले 13 कमरों वाला मकान एवं पंजाब में भी प्राप्त 3 ऐसे स्थल जिनका संबंध ऋग्वैदिक काल से जोड़ा जाता है। देखो चित्रित धूसर मृदभांड जो होते हैं ये बटोही जानते होंगे आप, जिसमें कि अक्सर कोई सामान रखा जाता है, तो इस प्रकार का हुआ करते थे। और ये जो था अक्सर ये लाल रंग का हुआ था, है ना। और इसमें डिजाइन का जो शेप दिया जाता है वो काले रंग से दिया जाता है, इसीलिए इसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। ऋग्वेद। देखो इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। पहला और 7वां, है ना, ये बाद में जोड़े गए थे, जबकि दूसरे से लेकर के 7वां मंडल पुराना है। ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक ढांचा का आरोही क्रम क्या है? तो पहले कुल हुआ करता था, कुल से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा विशस और विशस से बड़ा जन और जन से बड़ा होता था राष्ट्र। ऋग्वैदिक कालीन न्याय व्यवस्था। देखो न्याय व्यवस्था धर्म पर आधारित होती थी। राजा कानूनी सलाहकारों तथा पुरोहितों की सहायता से न्याय करता था। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे हम वर्तमान परिवेश में पढ़ते हैं कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, लेकिन उन सलाहों को अमल करना है या फिर उसको छोड़ देना है, ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर, यानी कि सीधे तौर पर बाध्यकारी प्रक्रिया नहीं थी। यही ऋग्वैदिक कालीन हमें देखने को मिलती है कि वहां पर भी राजा कानूनी सलाहकार से सलाह तो लेता था, परंतु बाध्यकारी नहीं था। वैदिक साहित्य जो है, वैदिक साहित्य में 4 वेद और उनकी संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों और वेदांगों को शामिल किया गया है।
वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे पुराना है ऋग्वेद, है ना। अपरिसुए किसे कहा गया? देखो वेदों को अपरिसुए कहा गया है। अस्तोमा सदगमय वाक्य कहाँ से लिया गया? बहुत आसान है, ऋग्वेद से। यजुर्वेद पर टिप्पणी लिखे। देखो यजु का मतलब होता है यज्ञ, जहां पर धार्मिक कर्मकांड अनुष्ठान वगैरह किए जाते हैं। उस वेद का जो संबंध है वो अनुष्ठानिक यज्ञ, जिससे कि भगवान को और अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों के संकलन के साथ यज्ञ किया जाता है। सामवेद की विशेषता देखो, सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई, है ना। इसमें 1810 छंद है, जिसमें अगर हम 75 हटा दें तो सारे के सारे ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सामवेद 3 शाखाओं में व्यक्त है। कौन कौन? कौथुम, राणनीय और जैनीय। अथर्ववेद की जानकारी देखो, इसमें प्राग ऐतिहासिक युग के मूलभूत मान्यताओं परंपराओं का चित्रण है। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद का डायरेक्ट जो संबंध है वो है किससे? इसमें हमें औषधि, टोना जादू के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण कौन है? देखो दिक मंत्रों और संहिताओं को ब्रह्म कहा गया है और वही ब्रह्म का विस्तारित रूप को ब्राह्मण कहा गया है। अरण्यक क्या होते हैं? अरण्यक वेदों का वह भाग है जो गृहस्थाश्रम त्याग उपरांत वानप्रस्थ लोग जंगल में पाठ किया करते हैं, इस कारण अरण्यक नाम पड़ा। अरण्यक का सीधे तौर पर अगर हम पर्यायवाची देखें तो जंगल वन ही होता है ना। उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का एक संग्रह है और टोटल कितने उपनिषद है? 108। जैसे हम बात करें मुंडकोपनिषद, छंदकोपनिषद, है ना। कई प्रकार के उपनिषद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वेदांग, वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं का जन्म हुआ जिसे वेदांग कहते हैं, जैसे कि शिक्षा, ज्योतिष, है ना, ये सब हम पढ़ते हैं ना, तो ये सारे के सारे वेदांग के ही अंग है। वेदांग का शाब्दिक अर्थ होता है कि वेदों का अंग, तदापि यह साहित्य के परिचय होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। सूत्र साहित्य क्या होता है? देखो सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का अंग है, उसे समझने में सहायक भी है। ब्रह्म सूत्र भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री वेद व्यास ने वेदांत पर यह परम गुण ग्रंथ लिखा है। धर्म सूत्र, इसमें सामाजिक धार्मिक कानून और आचार संहिता है, कल्प का चौथा भाग है। अब जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। देखो एक प्राचीन धर्म है जो उस दर्शन में निहित है जो सभी जीव जंतुओं प्राणियों में अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है और आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान को सिखाता है। सीधे तौर पर आप 3 मार्कर में लिख सकते हो कि जैन धर्म जो कि मानव को अहिंसा और आध्यात्मिक शुद्धता के प्रति अग्रसर करता है, मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। वर्तमान महावीर 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। वह ज्ञानत्रिक वंश के थे और मगध के शाही परिवार में थे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म के 5 सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें जो शुरू के 4 जो आपको दिख रहे होंगे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया है और जो 5वां ब्रह्मचर्य है वो महावीर जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इस प्रकार से जैन धर्म के टोटल 5 सिद्धांत हो गए। अनेकांतवाद, जैन धर्म में अनेकांतवाद एक मौलिक धारणा है जो कोई भी इकाई एक बार में स्थायी होती है लेकिन परिवर्तन से भी गुजरती है, जो निरंतर और अपरिहार्य है। स्यादवाद का संबंध किससे? ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है 3 मार्कर में मेंस में दिख जाए। इसका संबंध जैन धर्म से हमारा ज्ञान सीमित और सापेक्ष है, हमें ईमानदारी से इसे स्वीकार करते हुए अपने ज्ञान के असीमित और अप्रशंसनीय होने की निरर्थक दावों से बचना चाहिए। अनेकांतवाद और स्यादवाद में क्या अंतर है? देखो इसके बीच मूल अंतर यही है कि अनेकांतवाद सभी भिन्न लेकिन विपरीत विशेषताओं का ज्ञान है, जबकि स्यादवाद जो होता है किसी वस्तु या घटना के विशेष गुण के सापेक्ष विवरण की प्रक्रिया है। जैन व्यवस्था के 2 संप्रदाय कौन है? दिगंबर और श्वेतांबर, है ना। और ये अलग कब हुए थे? तो किस राजा के समय अलग हुए थे? तो ये हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। दिगंबर जैन की क्या विशेषता है? इस संप्रदाय के साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास रखते हैं, यानी कि नग्न अवस्था में रहते हैं। पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते हैं, जबकि महिला भिक्षु बिना सिलाई वाले सफेद साड़ी पहनती है। भद्रबाहु किस संप्रदाय के हैं? तो ये हैं दिगंबर संप्रदाय के। श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में बताइए। तो देखो
साधु सफेद वस्त्र धारण, जैसे नाम से ही पता चल रहा, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, है ना। इसमें 4 व्रतों का पालन करते हैं ब्रह्मचर्य को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा। जैसे हमने बताया था कि जो जैन धर्म के 5 सिद्धांत है ना, अस्तेय, असत्य, अहिंसा, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य जो 5वां है वो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग इसका पालन नहीं करते हैं। इनका विश्वास है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन जो दिगंबर में ये साफ लिखा है कि दिगंबर में महिलाएं मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती हैं। जैन धर्म के प्रसार का कारण महावीर ने अपने अनुयायियों को एक आदेश दिया जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों को शामिल किया गया है। आगम साहित्य क्या है? जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ आगम के रूप में जाना जाता है। प्रथम जैन संहिता या परिषद कब हुई थी? तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। द्वितीय जैन परिषद कब हुई? ये 512 ईसा पूर्व में वल्लभी में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा श्रवण। इसमें 12 अंग है और 12 उपांगों का अंतिम संकलन। जैन धर्म किस प्रकार से बौद्ध धर्म से भिन्न है? तो देखो, जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को माना है, लेकिन बौद्ध धर्म ने नहीं माना है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है, जबकि बौद्ध धर्म निंदा करता है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो बौद्ध धर्म की शुरुआत 2600 साल पहले एक ऐसी जीवन शैली के रूप में हुई जिसकी शुरुआत गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध किस वंश के थे? तो ये शाक्य वंश के थे, है ना। बौद्ध धर्म के क्या सिद्धांत थे? देखो, बुद्ध ने अपने अनुयायियों से सांसारिक सुखों में भोग की 2 चरम सीमाओं और सख्त संयम और तपस्या के अभ्यास से बचने के लिए कहा। यही बौद्ध धर्म का सिद्धांत। अष्टांगिक मार्ग के नाम लिखे बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो, सम्यक दृष्टि, सम्यक इरादा, सम्यक वाणी, सही कार्यवाही, सही आजीविका, सम्यक सचेतना, सही प्रयास और सही एकाग्रता। 4 आर्य सत्य कौन कौन से? देखो, गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया है। कौन कौन से? दुख, दुख निरोध, दुख समुदाय और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के 5 उपदेश कौन है? हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, यौन दुराचार नहीं करना, झूठ बोलना बंद कर देना और नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना। महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से? दिव्यावदान है, दीपवंश है, महावंश है, मिलिंदपन्हा, है ना। कौन सी परिषद राजगृह के सप्तपानी गुफा में आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद, ये ध्यान रखिएगा। और प्रथम बौद्ध परिषद किसने कराई थी? तो पहली जो बौद्ध परिषद थी वो किसने कराई थी? कालाशोक ने, ठीक है। द्वितीय बौद्ध परिषद, तो द्वितीय बौद्ध परिषद ध्यान रखिएगा 383 ईसा पूर्व। अच्छा, एक चीज नोट कर लीजिएगा, जो पहली बौद्ध परिषद थी वो अजात शत्रु ने कराई थी, है ना। और जो दूसरी बौद्ध परिषद थी वो कराई थी किसने? कालाशोक ने, ठीक है। ये बिहार के गांव वैशाली में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता की थी सबकामी, है ना। तृतीय बौद्ध परिषद कब हुई? तो ये 250 ईसा पूर्व अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्म के द्वारा की गई थी। महायान का क्या अर्थ है? देखो, महायान का संस्कृत भाषा में अर्थ होता है कि महान वाहन। थेरवाद, देखो थेरवाद का डायरेक्ट संबंध जो है बौद्ध धर्म से, यह आज प्रचलित बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। बुद्ध की मूल शिक्षाओं की सबसे करीब है। यह कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड में इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, वहीं यह धर्म फला फूला। वज्रयान, देखो वज्रयान का अर्थ होता है वज्र का वाहन, जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। यह बौद्ध संप्रदाय भारत में 900 ईसा पूर्व विकसित हुआ था। जैन, गलती से भी मत लगा देना कि जैन संप्रदाय का संबंध जैन से है। जैन संप्रदाय जो है वो बौद्ध धर्म की एक शाखा है, एक स्कूल है, जिसकी उत्पत्ति चीन के तांग राजवंश के दौरान चीनी बौद्ध धर्म के चान स्कूल के रूप में की गई थी। बुद्ध के कितने प्रकार के शिष्य थे? 2, एक भिक्षु और दूसरा उपासक। सांची कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन में है। और नोट कर लीजिएगा 1989 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मान्यता दी गई है। भारत के कोई 3 बौद्ध स्थलों के नाम? तो नालंदा विहार, सांची, औरंगाबाद। नालंदा विहार बिहार में है, सांची मध्य प्रदेश के रायसेन में और औरंगाबाद महाराष्ट्र में। बौद्ध दर्शन क्या है? क्षणिकवादी और अंतःशुद्धवादी है। सुत्त पिटक, बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन। कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सुत्त पिटक, इसमें शुरू में क्या है? सा है। तो सा है तो जाहिर सी बात है सा का मतलब होता है संवाद, यानी बुद्ध के संवादों का संकलन। विनय पट्टिका में क्या लिखा है? बी। बी का मतलब क्या होता है? विचार,
यानी बुद्ध के आचार विचार नियम निषेध का संकलन। और अभिधम्ब पिटक में क्या होता है? आ का मतलब है आध्यात्मिक, यानी बुद्ध की आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किसमें है? अभिधम्ब पिटक में। बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। धर्म प्रचार के प्रमुख स्थल कौन कौन से महाजनपद में गौतम बुद्ध ने धर्म प्रचार किया था? तो साक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, बज्जी, कौशल राज्य। ज्ञान प्राप्ति का स्थल बोध गया, पीपल के वृक्ष के नीचे। एक और जोड़ लीजिएगा, निरंजना नदी के किनारे, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन, है ना। प्रथम प्रवचन सारनाथ, 5 ब्राह्मणों को इन्होंने सबसे पहले सारनाथ में इन्होंने प्रवचन दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अनोमा नदी, इस नदी के तट पर बुद्ध ने सिर मुड़वाए और भिक्षुओं का कसायावस्त्र धारण किया था। बुद्ध के निधन कुशीनगर में। महाजनपद, प्राचीन भारत में राज्य और प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता है। महाजनपद काल का जानने का स्रोत अंगुत्तर निकाय, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है ना, और भगवती सूत्र, जो कि एक जैन ग्रंथ है। कोई 3 महाजनपद, उनकी राजधानी, तो अंग जिसकी राजधानी चंपा थी। अंग के बारे में ध्यान रखिएगा, ये भारत का सबसे पूर्व में स्थित एक महाजनपद था जिसे अंग कहा जाता था। अवंती, उज्जैन, महिष्मती और काशी जो है वो है वाराणसी उसकी राजधानी। अस्मक, राजधानी पोटन, प्राचीन नाम प्रतिष्ठान। क्षेत्र नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य का भाग है। स्थापना और शासक, इसकी स्थापना की थी इक्ष्वाकु वंश के शासक मूलक द्वारा। और खास बात यह है कि जितने भी महाजनपद है, अगर हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं तो इनमें से 15 महाजनपद ऐसे हैं जो कि नर्मदा नदी के उत्तरी छोर पर अवस्थित हैं। एकमात्र ऐसा महाजनपद जो कि दक्षिण में अवस्थित है, उसका नाम है अस्मक, है ना। काशी महाजनपद की बात करें तो राजधानी है बनारस। वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी के समीपवर्ती क्षेत्र, और स्थापना की थी काशी के संस्थापक थे द्विवेदास, है ना। कौशल की बात करें तो ये राजधानी थी इसकी श्रीवस्ती, है ना। और इसके क्षेत्र की बात करें तो आधुनिक अवध, यानी फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सरयू नदी के आसपास, है ना। बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक था प्रसेनजीत, कौशल के राजा। कुरु महाजनपद के बारे में तो राजधानी इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। बुद्ध के समकालीन यहाँ के शासक कौरण्य थे। इसका उल्लेख महाभारत और अष्टाध्याय में मिलता है। पांचाल महाजनपद, राजधानी थी अहिच्छत्र और कामपिल्य। यहाँ के शासक कौन थे? तो चुलामी ब्रह्मदत्त थे। इस महाजनपद के अंतर्गत बरेली, बदायूं, फारुखाबाद आज के ऐसे क्षेत्र शामिल है। सुरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी, और भगवान श्री कृष्ण सुरसेन के ही थे, यानी कि मथुरा के थे। मल्ल महाजनपद, राजधानी थी कुशीनारा, पावापुरी। यहाँ के शासक थे उक्काक, है ना। यह एक गणतंत्रात्मक था, है ना। वज्जी महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी थी मिथिला, वैशाली। यहाँ के प्रमुख शासक थे चेटक, और यहाँ एक गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। देखो, हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं, तो उन 16 महाजनपदों में से 2 ऐसे महाजनपद थे जहाँ की जो व्यवस्था थी, जो शासन प्रणाली थी, वो गणतंत्रात्मक थी, जैसे मल्ल और वज्जी। कंबोज महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी हाटक, वैदिक युग में राजपुर। और महाभारत में यहाँ के 2 शासक चंद्रब्रह्मण और सुदक्षिण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। छेदी महाजनपद, जो कि मध्य प्रदेश में है ना। सुक्तिमती इसकी राजधानी थी। ये महाभारत कालीन राजा शिशुपाल यहाँ राजा शासन किया करते थे। ये क्षेत्र मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का यमुना नदी क्षेत्र में शामिल है। गांधार महाजनपद, जिसकी राजधानी तक्षशिला है, यहाँ का शासक बिंबिसार के समकालीन पुष्कर सरीन था, है ना। और आधुनिक पेशावर, रावलपिंडी इस क्षेत्र के अंतर्गत आता था। मत्स्य महाजनपद, तो इसकी राजधानी थी विराटनगर। ये राजस्थान के अलवर, जयपुर, भरतपुर इसके अंतर्गत आते थे। मनुस्मृति में मत्स्य का कुरुक्षेत्र, पंचाल और सुरसेन के ब्राह्मणों मुनियों का अधिवास ब्रह्म निषेध कहा गया है। मगध महाजनपद 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली, जिसकी राजधानी थी गिरिब्रज, राजगीर और राजगृह। आधुनिक बिहार के पटना और गया जिले इसके अंतर्गत आते थे। हरेक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। कंफ्यूज मत हो जाना, बिंदुसार मौर्य के हैं और बिंबिसार हर्येक के हैं। बिंबिसार की बात करें तो जैन साहित्य में से सोणिक कहा गया है। बिंबिसार ने विजयों और वैवाहिक संबंधों के द्वारा वंश का विस्तार किया। और प्रथम विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन के साथ इनका विवाह हुआ था, जिसका नाम था चिलना, है ना। बौद्ध ग्रंथ में किसे प्रतहंता कहा गया? उज्जैनी, है ना। शिशुनाग, देखो, नाग वंश का संस्थापक शिशुनाग थे। इनका शासनकाल 412 से लेकर के 394 ईसा पूर्व। इसका सबसे मुख्य कार्य था कि आवंती राज्य को जीतकर मगध में मिलाना, क्योंकि उस समय 2 ही महाजनपद ऐसे थे जो कि कंपटीशन में थे, मगध और दूसरा अवंती, है ना।
कालाशोक उपनाम था काकबर। इसने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी थी और इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। महापद्मानंद अन्य नाम था उग्रसेन, सर्वछत्रांतात्मक और एकराट। जैन ग्रंथों के अनुसार महापद्मानंद नापित पिता वैश्य और माता का पुत्र था। वैश्य इनकी माता का नाम था और पिता का नाम था महापद्मानंद नापित। पुराणों के अनुसार इन्हें कली का अंश कहा गया है और सर्वछत्रांतात्मक कहा गया है। घनानंद की बात करें, नंद वंश के अंतिम शासक थे। देखो नंद वंश में टोटल 9 राजा हुए हैं, जिनमें से अंतिम राजा था घनानंद। और घनानंद जो था उसी के टाइम पीरियड में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और पश्चिम साहित्य यूनानी साहित्य में से अग्रणी नाई कहा गया है। और घनानंद को ही पराजित करके मौर्य वंश की नींव रखी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से। महापद्मानंद के उदय का जो मेन कारण था वो कृषि विस्तार था। युद्ध और विजय की प्राप्ति, वैदिक जनजातियां अनार्यों के संपर्क में आई, है ना। जनपदों की एकीकरण में कुछ महाजनपदों का निर्माण हुआ। महाजनपद के मुख्य अधिकारी कौन कौन से? देखो बलि साधक जो कि बलि ग्रहण करने वाला, शौल्किक शुल्क वसूल करने वाला और रज्जु ग्राहक जो कि भूमि मापने वाला। बौद्धकालीन सिक्कों के नाम निक्स, स्वर्ण, पाद, मशक, काकिनी और कासापर्ण। ये ध्यान रखिएगा बुद्धकालीन सिक्के हैं। उच्छेदवाद क्या है? इसका मत है कि मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है। ये कर्म फल के विरोधी थे। जैसे आप पढ़ते हो ना आजीविका संप्रदाय, है ना, आजीविका संप्रदाय, तो उसी प्रकार उच्छेदवाद भी है। इसका सीधा सा मतलब है कि जितना भी हम अपने जीवन काल में जो भी कर रहे हैं, है ना, वो कर्म के अकॉर्डिंग नहीं है, वो हमें मिलने वाले भगवान के द्वारा दिए गए अनुदेशों का एक श्रृंखला है ना। उसमें कर्म फल का कोई भी प्रमाण नहीं है। इन्होंने डायरेक्ट कर्म फल का विरोध किया था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आप जितना उधार ले सकते हो, खाओ पियो मदमस्त रहो। सीधा सा मतलब था कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, ना दान, ना कर्म, ना ज्ञान। अक्रियावादी, इसके अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं है, आत्मा और शरीर पृथक पृथक है। इससे सांख्य दर्शन का विकास हुआ। मौर्य काल की शुरुआत की बात करें तो 321 से लेकर के 185 ईसा पूर्व। भारत का माख्यावादी किसे कहा गया? आचार्य चाणक्य को। मेगस्थनीज की इंडिका, देखो मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के वर्तमान में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, है ना। वर्तमान में उनकी कोई भी मूल प्रति उपस्थित नहीं है, केवल इसकी भौतिक धारणा ही, मौखिक धारणा ही आज के परिवेश में उपस्थित है। मेगस्थनीज की इंडिका में कई सारे हमें विदेशी लेखकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे वो कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। इसने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को ही पराजित किया था। बिंदुसार की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानियों ने इसे अमित्रघात और अमित्र चेष्ट कहा है। अन्य नाम था अमित्रोकेट्स, है ना, अरिट्रोकेट्स और भड़ासर, है ना, सिंहसेन, है ना। और ये क्वेश्चन आ चुका है अमित्रघाट एमपीपीएससी 2019 3 मार्कर के क्वेश्चन में। सम्राट अशोक की बात करें, अशोक बिंदुसार का पुत्र था। माँ का नाम था सुभद्रांगी, यानी विद्यावदान ग्रंथ के अनुसार जानकारी प्राप्त होती है। और पत्नी का नाम था देवी महादेवी, जो कि विदिशा के व्यापारी के पुत्र थे और पहली पत्नी थी इनकी। मौर्यकालीन सेना की सामग्री जुटाने वाला अधिकारी कौन था? वो था दंडपाल। अर्थशास्त्र के चरित्र अध्यक्ष के नाम, देखो अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा रचित एक राजनीतिक और सामाजिक धर्म ग्रंथ है, जिसमें कि हमें कई सारे अध्यक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि पण्याध्यक्ष वाणिज्यिक विभाग का अध्यक्ष था, सुराध्यक्ष जो कि आबकारी विभाग, और सीताध्यक्ष जो कि राजकीय भूमि का अध्यक्ष था। मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो 5 प्रांतों में विभाजित था। मौर्य कालीन में जिलों को क्या कहा जाता था? विषय। रज्जुक, इसका संबंध ग्रामों में भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण करना था। युक्त, ये राजस्व वसूलते थे और लेखा जोखा करते थे, है ना। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो कौटिल्य आपको 2 पेपर में पढ़नी पड़ेगी। एक तो आप पढ़ ही रहे हो पेपर 1 में हिस्ट्री, और दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा राजनीतिक विचार में, है ना। तो ये आपके लिए एडवांटेज की बात हो जाएगी। तो सप्त सिद्धांत है राजा, जिसे सिर कहा गया, मंत्री आंख, यानी कि संज्ञा दी गई, शरीर से तुलना की गई है। ये राजनीतिक जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी वर्ग हैं, उनकी तुलना शरीर से की गई। जैसे राजा सिर है, मंत्री आंख है, मित्र कान है, कर मुख है, सेना मस्तिष्क है, और राज्य जांघ है, और दुर्ग जो है वो बाह है ना। सर्प महामात्य गुप्तचरों को गुण पुरुष
तथा इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा जाता है। मौर्यकालीन कर, देखो भाग का मतलब क्या है, एक तरीका का टैक्स होता है ना, ये मौर्य काल के समय लिया जाता था जिसका नाम था भाग। एक भू राजस्व कर था और अर्थशास्त्र के अनुसार 1/6 भाग, विदेशी स्रोतों के अनुसार 1/4 भाग लिया जाता था मौर्य काल के समय, है ना। टैक्स था, जैसे अर्थशास्त्र में हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन काल में भाग एक टैक्स है जिसको 1/6 के रूप में इससे निर्धारित किया गया था, जबकि विदेशी ग्रंथों के अनुसार जानकारी प्राप्त होती है कि मौर्य काल के समय जो आय का जो मेन सोर्स था वो भाग ही था, जो कि भू राजस्व था, जिससे कि 1/4 भाग राजस्व विभाग के अंतर्गत आता था। पिंड कर क्या, देखो संपूर्ण गांव से एक बार में लिया जाने वाला कर, जितने भी गांव एक बार लिया जाने वाला कर, एक साल में एक ही बार, है ना। सेना भक्त कर, किसी अभियान के समय सेना के लिए लिया जाने वाला कर। मौर्यकालीन राजस्व आय के नाम, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं दुर्ग, नगरों से प्राप्त आय। राष्ट्र की बात करें जनपदों से प्राप्त आय, सेतु, फल फूल सब्जियों से आय प्राप्त, ये हैं राजस्व आय के नाम। मौर्यकालीन मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, देखो 2 प्रकार की स्वर्ण मुद्रा थी, एक सुवर्ण, दूसरा था पाद। और अगर आपसे पूछे रजत मुद्रा कौन कौन सी, कांसापर्ण, पण और धरण। मौर्यकालीन शिक्षा केंद्र कौन कौन से, देखो तक्षशिला, है ना, जो कि कहां पर अवस्थित है, आज पाकिस्तान में उपस्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। वाराणसी, ये कहां, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ये प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। अरबों के आक्रमण का कारण क्या था, लूटपाट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। मोहम्मद बिन कासिम, ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुस्लिम था। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति के साथ साथ दामाद भी था, और 712 ईसा पूर्व में अल हज्जाज ने कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने भेजा था, तो अल हज्जाज ने। रावण का युद्ध, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्कर में आ सकता है। 20 जून 712 में यह युद्ध मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के साथ हुआ था। इस युद्ध में दाहिर हार गए थे और इसी विवशता के कारण दाहिर ने आत्महत्या कर ली थी। कुतुब किताब फुतुल अल बलदान का लेखक कौन है, तो बिलादुरी। गुप्तोत्तर काल के प्रमुख राजवंश कौन थे जो गुप्त काल के पश्चात आए, जैसे कि थानेश्वर का पुष्य भूति वंश है, कन्नौज का मौखरी वंश है इत्यादि। प्रभाकर वर्धन, देखो वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण किए थे। इस बात का सबूत है कि यह एक स्वतंत्र और ताकतवर शासक था। हर्षवर्धन, इनका अन्य नाम था शिलादित्य, है ना, उपाधि महेश्वर, महासार्वभौम और महाराजाधिराज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित कर ली थी और हर्षवर्धन के शासनकाल में ही 610 ईस्वी में कौन आया था, हेनसांग आया था। मौखरी वंश, इस वंश का संस्थापक संभवतः गुप्तों का सामंत था, है ना, क्योंकि इस वंश के प्रारंभिक 3 शासक कौन कौन, हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी और ये गुप्तों के सामंत थे, है ना। मौखरी वंश के शासक के अन्य नाम देखो कौन कौन से शासक थे, ये आ सकता है ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, अवंती वर्मा, ग्रह वर्मा, हर्ष, है ना, और सुचंद्र वर्मा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। दारा प्रथम के 3 अभिलेख कहाँ से मिलते हैं, तो बेहिस्तून, है ना, पार्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम, ये 3 जगह से इनके अभिलेख प्राप्त होते हैं। सिकंदर का भारत अभियान पर चर्चा कीजिए। देखो सिकंदर ने खैबर दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश किया था। खैबर दर्रा जो कि आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य एक सीमा साझा करता है। सिकंदर ने सर्वप्रथम अश्वजीत नीसा अश्वक जनजाति को हराया था। झेलम का युद्ध, देखो यह युद्ध पूर्व पौरस और सिकंदर के मध्य झेलम और चिनाब नदियों के संगम पर लड़ा गया था, जिसमें कि पूर्व की हार हुई थी। सिकंदर के बारे में कोई 3 बातें बताइए। देखो इसका जन्म हुआ था मकदूनिया यूरोप में, यूनानी राज्य मकदूनिया का शासक था। सिकंदर ने भारत में 2 नगर बुकाफेला अपने घोड़ों के नाम पर और निकाया अपने विजय स्मृति में बसाए थे। तो 2 नगर कौन कौन से, एक का नाम था बुकाफेला और दूसरा था निकाया। महमूद गजनवी, उपाधि सुल्तान, यामनी उद्दौला और अमीन उल मिल्लाह, है ना। महमूद गजनवी का जन्म 971 ईसा पूर्व में हुआ था और महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था, ध्यान दीजिएगा। सुबुक्तगीन, तो ये अलाप्तगीन की मृत्यु के बाद सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर बैठा और प्रारंभ में तो उदास था, जिसे अलाप्तगीन ने खरीदा था, है ना। अब अलाप्तगीन के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो अलाप्तगीन समनी वंश के शासक अबुल मलिक का गुलाम था, ध्यान दीजिएगा। ये गजनी साम्राज्य यामनी वंश और गजनी वंश का स्थापना किया था।
तो 3 क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहला कि गजनी वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी किसने, अलप्तगीन ने। ठीक है, अलप्तगीन ने किसे खरीदा था, तो सुबुक्तगीन को खरीदा था, है ना। सुबुक्तगीन के पुत्र का नाम क्या था, तो मोहम्मद गजनवी था, और गजनवी ने ही भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, बुत सिकन क्या होता है, बुत सिकन गजनवी को भारतीय इतिहास में बुत सिकन कहा जाता है। इसका मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। अल-बरूनी, तो अल-बरूनी फारसी भाषा के लेखक थे जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहा जाता है। बेथलहम, देखो बेथलेहम, गजनवी ने मथुरा के कई मंदिरों को तोड़ा, यह भारत का बेथलेहम कहा जाता है। मोहम्मद गौरी, भारत में मुसलमानों के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था, जिसे अधिकतर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या गुरवंश का मोहम्मद कहते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था, और जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जीते थे, है ना। ये कब हुआ था, तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें धोखे से जीता था कौन, मोहम्मद गौरी। चंदावर युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और चंदावर के जयचंद के बीच हुआ था, और इसमें मोहम्मद गौरी भारत में गोमल दर्रे को पार करते हुए भारत में आया था, और चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हो गई थी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो मोहम्मद गौरी को। शुंग राजवंश, देखो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम था शुंग वंश। कर्ण वंश, तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति विलासी राजा था, यानी कि भोग विलास का जीवन व्यतीत करता था, और अपने शासन के अंतिम दिनों में अपने ही अमात्य वासुदेव के हाथों उसकी हत्या कर दी गई, और कर्ण वंश के संस्थापक थे जिनका नाम था वासुदेव। कुषाण राजवंश, तो मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारियों में कुषाण वंश सबसे महत्वपूर्ण है। पल्लवों के बाद भारतीय क्षेत्र में कुषाण आए, जो कि जिन्हें यूची और तोखरी भी कहा जाता था, क्योंकि इनका संबंध यूची कबीले से था, जो कि कहां से थे, चीन से थे। सातवाहन राजवंश, सातवाहन वंश का शासक क्षेत्र जो था वो महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक वाले क्षेत्र में था। यहाँ पे वो शासन किया करते थे, और पुराणों में इन्हें आंध्र भृत्य कहा गया है, और अभिलेखों में सातवाहन कहा गया है। कनिष्क, देखो दूसरी शताब्दी में कुषाण वंश के भारत का एक महान शासक, एक सम्राट हुआ, जिसका नाम था कनिष्क, है ना। कनिष्क किस वंश के थे, तो ये थे कुषाण वंश के थे, है ना। सातवाहन वंश में कुल कितने राजा हुए, तो टोटल 9 राजा हुए। सातकर्णी, कृष्ण के बाद उसका भतीजा सीमुक का पुत्र था। सीमुक, ध्यान रखिएगा, सातवाहन वंश का संस्थापक है ना। सातकर्णी के बारे में 3 मार्क का राजा है, तो क्या लिखेंगे, तो कृष्ण के बाद उसका भतीजा प्रतिष्ठान के राज सिंहासन पर पदासीन हुआ, और उसने सातवाहन शासन का विस्तार किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन यानी सिंगर वंश का सबसे महान शासक था। उसने त्रिसमुद्र तोयपितवाहन उपाधि धारण की थी। आप देखते होंगे कि सातवाहन में जितने भी राजा हुए हैं उसमें शुरुआत में माँ का नाम अवश्य है, क्योंकि माँ के सम्मान के लिए सातवाहन शासकों के द्वारा अपनी माँ के नाम पर अपना नाम रखा जाता था, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, है ना। ऐसे हाल द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है गाथा सप्तशती। दक्षिण भारत का प्रथम संगम स्थल मदुरई में, इसके अध्यक्ष थे अंगत्यार, जिसे अगस्त ऋषि भी कहा जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या थी 549, और ग्रंथ था अंगत्यम। 3 मार्कर है, डायरेक्ट आपको 3 नंबर मिलेंगे, इतना भी लिख दोगे तो सफिशिएंट है। दक्षिण भारत का दूसरा संगम कब हुआ था, तो ये कपाटपुरम में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे टुलकापियर, है ना। सदस्यों की संख्या थी 49, और ग्रंथ का नाम था टुलकाम्पियम, है ना। दक्षिण भारत का तीसरा संगम कब हुआ था, तो ये उत्तरी मदुरै, इसके अध्यक्ष थे नककीरार, है ना। अध्यक्षों की संख्या थी 49, और ग्रंथ था पुत्र पात्रुत और इत्तु तोगाई और पदनेन किल कड़क्कू, है ना। चेर राज, देखो राजधानी इनकी थी कुरकोई बज्जीपुर। प्रथम शासक का नाम उदयन जेराल था, और चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह मत भूलिएगा धनुष है, क्योंकि प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है। चोल राजवंश पेन्नार और बेल्लार नदी के मध्य स्थित है। कौन सी नदी, पेन्नार और बेल्लार नदी के मध्य में स्थित है। राजधानी उत्तरी मंदलूर या उरैयूर भी कहा जाता है, कावेरी पत्तनम भी कहा जाता है। चोल राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह था उसका नाम था बाघ।
पांडवंश की बात करें तो भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में फैला हुआ था। इसकी राजधानी थी मदुरई और इनका प्रतीक चिन्ह था मछली। तो तीनों चीज ध्यान रखिएगा। विक्रमादित्य पहले की बात करें तो विक्रमादित्य जो प्रथम थे वो पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था। ये पुलकेशिन द्वितीय वही था जिसने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा के उत्तरी छोर में, है ना। और इसके शासनकाल में चोलों, पांड्य और केरल ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। किसके समय? विक्रमादित्य प्रथम के समय। विक्रमादित्य ने इन तीनों की शक्ति को समाप्त कर दिया था। विक्रमादित्य सेकंड की बात करें तो विक्रमादित्य सेकंड ने चोलों, पांड्यों, केरलों और कलभैरवों को पराजित किया था। हाँ, एक चीज काफी सारे लोग स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूजन ये होते हैं कि सर ये बताइए कि हम इतिहास जब पढ़ते हैं तो उसमें ढेर सारे विक्रमादित्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो एग्जाम में आएगा 3 मार्कर या 5 मार्कर, तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर विक्रमादित्य के नाम से क्वेश्चन आता है तो उसमें डेफिनेटली ब्रैकेट में या तो वंश का नाम या फिर उसका पूर्व नाम दिया होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं गुप्त वंश के एक राजा थे जिनका नाम विक्रमादित्य ही था, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आएगा तो डेफिनेटली वो ब्रैकेट में लिखा हुआ आएगा। और अगर पुलकेशिन II का पुत्र के बारे में पूछता है तो डेफिनेटली वहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ आएगा। कीर्तिवर्मन सेकंड, तो पल्लव शासकों को समाप्त किया इन्होंने। उपाधियां सार्वभौम, लक्ष्मी, पृथ्वी का प्रिय, राजाओं का राजा, ये बदामी के चालुक्यों का अंतिम शासक था। तो ये थे 3 मार्कर के आपके क्वेश्चन। अब बारी है 5 मार्कर के क्वेश्चन। 3 मार्कर के क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे मैंने आपको बता दिए। अब डेफिनेटली अगर हम बात करें 5 मार्कर के क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ना, तो शुरू करते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर, उनके स्थल लिखे। तो पहला हड़प्पा जो कि पंजाब पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान लड़काना जिला, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, बनावली हरियाणा के फतेहाबाद में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में, उसको कांगेडोर पश्चिम के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। अब इसमें कुछ बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देता हूँ। हड़प्पा की खोज की थी किसने? दयाराम साहनी ने, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने, है ना। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख बड़े शहर थे। लोथल का जो साक्ष्य है वो हमें गुजरात से प्राप्त होता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। और सुतकांगेडो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है, आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर है, और जो रावी नदी के तट पर अवस्थित है ना, कौन? हड़प्पा, उसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। 3 मार्कर में क्वेश्चन बन सकता है, 5 मार्कर में आप लिख सकते हो। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन समझाइए। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे, है ना। ग्रिड पद्धति पर आधारित। देखो, ग्रिड पद्धति वह पद्धति है जिसमें सड़क सीधे होती हैं, यानी कि ऐसे, और एक दूसरे को समकोण पर काटती है ना। किनारे किनारे घर बने होते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे, है ना, इस तरीके से घर बने होते थे। तो ये इसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है। और इसका अगर मैं आपको आज प्रमाण दूं तो आप चंडीगढ़ का मैप खोल कर देखिएगा। चंडीगढ़ के मैप जब आप खोल के देखोगे तो एक ऐसा शहर है जो कि ग्रिड पद्धति पर आधारित है। पूरा का पूरा शहर जो है इसी पर आधारित है ना। यानी कि सीधे तौर पर ऐसा लगता है कि एक शतरंज की भांति का शेप में बना हुआ है ना। उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता ग्रिड पद्धति पर आधारित एक सभ्यता थी। शहर को 2 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। मुख्यतः पश्चिमी भाग दुर्ग कहलाते थे, वे थोड़ी ऊंचे बनाए जाते थे, है ना। दूसरा, सड़क और नालिया की व्यवस्था कैसी होती थी? अब जाहिर सी बात है, घर बनाएंगे तो वहां पे जल निकासी व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो सड़कें भी 2 प्रकार की थी। एक मुख्य सड़क थी और जो कि अत्यधिक चौड़ी होती थी, और एक छोटी सड़क थी जो कि कम चौड़ी होती थी, है ना। इसमें एक और विशेषता है कि घरों के जो मुख्य दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके गली के पीछे की ओर खुलते थे, है ना। इसमें एक एक्सेप्शन ही है, लोथल को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं सारे के सारे जो है खिड़की दरवाजे और घरों के जो मुख्य दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क के ओर ना खुल करके पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल में जो मुख्य दरवाजे हैं वो सड़क की ओर खुलते थे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक महत्व को समझाइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक और अर्थ, इनकी धार्मिक मान्यताएं थी। सिंधुवासी लिंग और योनि के प्रतीकों की पूजा करते थे।
इसके अलावा वृक्ष पूजा करते थे, पशु पूजा करते थे, अग्नि कर्मकांड करते थे, स्नान ध्यान करते थे, जल देवता की पूजा करते थे। वहाँ के लोग पवित्र स्नान और जल पूजा का धार्मिक महत्व समझते थे। इसके अलावा वहाँ के लोग पशु बलि, नर बलि भी देते थे। कहीं कहीं मातृ पूजा का भी उल्लेख है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा तो करते थे, लेकिन कभी भी मंदिर का कोई भी प्रमाण या साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता युद्ध विरोधी सभ्यता थी कैसे? युद्ध विरोधी सभ्यता थी कैसे? देखो, विश्व सभ्यता युद्ध विरोधी सभ्यता थी, ये तो हमें पता है। लेकिन यहाँ के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वो शांति प्रिय थे। यहाँ प्रशासन सुव्यवस्थित था और ना ही खुदाई के दौरान किसी प्रकार के हथियार मिले हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अमन पसंद थे, यानी कि शांत रहना पसंद करते थे और यहाँ युद्ध की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कला और संस्कृति का प्रकाश डालिए। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कला और संस्कृति में निपुण थे। वहाँ के लोगों को मूर्ति कला, बर्तन कला, धातु कला, चित्रकला, लिपि ज्ञान, माप तौल, भवन निर्माण आदि कलाओं का ज्ञान था। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु भाषी लोग कला प्रेमी थे। इतना भी लिख दोगे तो आपको डेफिनेटली 4 नंबर मिल जाएगा। मोहनजोदाड़ो में स्थित स्नानागार, ये अभी हाल ही में आया था, है ना। ये क्वेश्चन है MPPSC 2021, अभी की बात हो रही है, जो जुलाई में एग्जाम हुआ था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने लिखा था, आपको भी बता देता हूँ। देखो, मोहनजोदड़ो की जो देव मार्ग है ना, नामक गली में करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट लंबा एक जलकुंड था। इस प्रकार से एक जलकुंड था, है ना, जो कि 40 फुट लंबा था और 25 फुट चौड़ा था। इसकी गहराई जो थी वो 7 फुट थी, है ना। और इसके उत्तर में 8 स्नान घर थे जहाँ पे नहाने की व्यवस्था थी। इस कुंड को काफी समझदारी से बनाया गया, क्योंकि इसमें किसी भी की द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता था। कुंड में बाहर का अशुद्ध पानी ना आए, इसके लिए कुंड के तल और दीवारों को ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि अशुद्ध पानी ना आए। बहुत ही सुव्यवस्थित प्रणाली थी, है ना। दीवारों में डामर का प्रयोग किया गया था। कुंड में पानी की व्यवस्था के लिए दोहरे घेरे वाला कुआं बनाया गया था। कुंड से पानी बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों की नालियां भी बनाई गई थी, और खास बात यह है कि इसे पक्की ईंटों से भी ढका गया था, और उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी होती थी नीचे उतरने के लिए। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं चार्ज लगा दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि व्यवस्था कैसी थी? देखो, खुदाई में इस बात को भी उजागर किया गया है कि यहाँ पे खेतीहर और पशुपालक सभ्यता रही थी। यानी यहाँ किसान खेती तो करते थे, लेकिन खेती के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करते थे। सिंध के पत्थर, राजस्थान के तांबे से बनाए गए उपकरण यहाँ खेती करने के लिए काम में लिए जाते थे। जो भी उपकरण थे, है ना, इनको तांबा भी प्राप्त हो जाता था राजस्थान के खेतड़ी से। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार यहाँ के लोग रबी की फसल बोते थे, जैसे कि गेहूं, सरसों, कपास, जौ, चने की खेती। यहाँ इनके सबूत मिले हैं। माना जाता है कि यहाँ और भी कई तरह की खेती की जाती थी, केवल कपास को छोड़कर यहाँ सभी के बीज मिले हैं। दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने कपड़ों में से एक का नमूना यहाँ से प्राप्त हुआ, और खुदाई में यहाँ कपड़ों की रंगाई करने के लिए कारखाना भी पाया गया। और एक चीज नोट कर लीजिएगा कि गन्ने की खेती के कोई भी प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होता है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार का केंद्र था, कैसे समझाइए? देखो, लोथल गोदी, जो कि विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदी है, गोदी का मतलब बंदरगाह, है ना, सिंध में स्थित हड़प्पा के शहरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच बहने वाली साबरमती नदी के प्राचीन धारा के द्वारा शहर से जुड़ी थी, जो इन स्थलों के मध्य एक व्यापार मार्ग था। उस समय इसके आसपास का कच्छ का मरुस्थल अरब सागर का एक हिस्सा था। प्राचीन समय में यह महत्वपूर्ण और संपन्न व्यापार केंद्र था।
जहां से मोती, जवाहरात, कीमती गहने पश्चिमी एशिया और अफ्रीका सुदूर कोनों तक भेजी जाती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार का जो प्रमुख केंद्र था वो मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ ये व्यापार किया करते थे। मनकों को बनाने की तकनीक के उपकरणों का समुचित विकास हो चुका था और यहाँ का धातु विज्ञान पिछले 4000 साल से भी अधिक समय की कसौटी पर खरा उतरा था। रोपण से सिंधु घाटी सभ्यता के 5 संस्कृति के चरण मिलते हैं। कौन कौन से? देखो, रोपण से हमें संस्कृति के 5 चरण मिलते हैं। हड़प्पा, चित्रधूसम मृदभांड, उत्तरी काले पालिस वाले, कुषाण गुप्त और कुषाण गुप्त के बाद मध्यकालीन मृदभांड। धौलावीरा से प्राप्त साक्ष्यों को लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट, आप लिख सकते हो, है ना। जैसे कि यहाँ अनेक जलाशय के प्रमाण मिले हैं, निर्माण पत्थर के साक्ष्य प्राप्त हुए, पत्थर पर चमकीला पॉलिश मिला है, त्रिस्तरीय नगर योजना का साक्ष्य मिला है। अपने समय में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय सैन्य स्थलों में सबसे बड़ा शहर कहलाता है और घोड़े की कलाकृतियां के अवशेष प्राप्त हुए, है ना। सुतकोटदा सभ्यता पर लेख लिखे। देखो, सुतकोटदा कहें या फिर सुतकोटदा कहें, बात एक ही है। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले। इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने की और इस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अवशेष भी प्राप्त हुए। सुतकोटदा सभ्यता में एक बहुत बड़ा टीला मिला है। यहाँ पर किए गए उत्खनन में एक दुर्ग बना मिला जो कि कच्ची ईंटों और मिट्टी का बना हुआ है। परकोटे के बाहर एक अनगढ़ पत्थरों की दीवार थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में महत्वपूर्ण है घोड़े की अस्थियां, हाँ, एक अनोखी कब्रगाह। सुतकोटदा के दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए होते थे और अन्य नगरों के विपरीत यह नगर 2 भागों, गढ़ी और आवास क्षेत्र में विभाजित था। मौर्य काल की जानकारी से संबंधित स्रोतों को लिखिए कि मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 2 प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक, जैसे बौद्ध साहित्य की बात करें, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान से, जातक से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्य कल्प सूत्र से और भगवती सूत्र से जानकारी प्राप्त होती है। पुराण मुद्रा राक्षस जिसके रत्नाकार विशाखदत्त थी, इंडिका मैगनीज की इंडिका, कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी, यहाँ से हमको जानकारी प्राप्त होती मौर्य के बारे में। पुरातात्विक प्रमाण की बात करें तो चंद्रगुप्त के अभिलेख से, अशोक के अभिलेख से, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, मृदभांड और स्थापत्य कला से मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इंडिका के अनुसार भारतीय समाज कैसा था, वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान है, कर ले जाओगे आप। देखो, इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा रचित एक ऐसी सुव्यवस्थित और प्राचीनतम भारत के इतिहास का प्रमाण है जो हमें बताती है कि प्राचीन इतिहास किस तरीके से था। तो इंडिका के अनुसार भारतीय समाज व्यक्ति संपन्न थे, चोरी नहीं होती थी, घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे, अपराध कम होता था, न्यायालयों का प्रयोग कम होता था, भारतीय लोग ब्याज नहीं लेते थे, है ना, बहु विवाह प्रचलित था, केवल धनी लोग कर सकते थे, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था मौर्य काल में, ध्यान रखिएगा। जाति समाज का मूल आधार थी, जाति व्यवस्था का पालन अनिवार्य था, दास व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, भारतीय लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। इंडिका के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था को समझाए। देखो, कृषक धनी थे, है ना, अकाल नहीं पड़ता था। जाहिर सी बात था कि मगध जो उत्कर्ष के प्रमाण हमको मिलते हैं वहां पे एक तो गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र जो कि कृषि के मद्देनजर काफी इंपॉर्टेंट था, है ना। तो कृषक के लिए खेती ज्यादा पैमाने पर होती थी, इसलिए वो धनी समझे जाते थे। अकाल नहीं पड़ता था, कृषि मुख्य व्यवसाय था, पैतृक व्यवसाय का प्रचलन था। मेगास्थनीज ने सोना खोदने वाली चींटियों का उल्लेख किया है जो कि सोना खोदती थी, है ना। भारतीय घोड़ों और एक विशेष प्रकार के सींग वाले घोड़ों का उल्लेख है जिसका नाम था कार्डजन, है ना। उसने एक नदी की चर्चा की है जिससे सोना निकलता था। इंडिका के अनुसार भारत में धर्म की स्थिति काफी प्रबल थी। इंडिका के अनुसार भारत की राजनीतिक दशा को लिखे। देखो, राजा अत्यंत शक्तिशाली था, राजा की अंगरक्षक स्त्रियां थी, है ना, अपराध कम होते थे, दंड विधान कठोर था, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को मृत्यु दंड का प्रावधान दिया जाता था, राजा न्यायप्रिय था और राज्य शांति और सुखी था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्युकस के मध्य युद्ध और संधि लिखे। देखो, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्युकस जो कि बेबीलोन का राजा बन गया था और सिकंदर का सेनापति था, है ना,
सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार करके चंद्रगुप्त पर आक्रमण किया, जिसमें सेल्यूकस की हार हुई और 303 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य एक संधि हुई। इस संधि के तहत ये बात कहा गया कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्र हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया गया। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उसको उपहार स्वरूप दिए थे। सेल्यूकस ने दहेज में 4 राज्य को सौंपा था। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना। एरिया हेरात, आराकोसिया जो कि कांधार में है, जेड्रोसिया मरकान तट बलूचिस्तान में है ना, पेरीपेंसदाई है ना काबुल में। ये 4 ऐसे राज्य थे जिनको चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था। सम्राट अशोक के पारिवारिक जानकारी पर टिप्पणी दीजिए या फिर लिखिए। तो देखिए, सम्राट अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, माता का नाम था सुभद्रांगी जो कि दिव्यावदान ग्रंथ के अनुसार जानकारी प्राप्त होती है। पत्नी का नाम था महादेवी जो कि विदिशा के व्यापारी की पुत्री थी और पहली पत्नी थी। इनके पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। अन्य पत्नियां थी जैसे संघमित्रा अशोक की पटरानी थी, करुवाकी है ना, और तिस्सरखा जो कि बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी, है ना। अशोक के विजय अभियान और मैत्रीपूर्ण संबंध पर प्रकाश डाली। देखो, चोल पांडव सत्यपुत्र केरल पुत्र ताम्रपाणी श्रीलंका को छोड़ करके अशोक का साम्राज्य पूरे भारत में फैला हुआ था। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा क्षेत्र था जो कि अशोक के अधीन था। अशोक का समकालीन सिंघल नरेश तिस्म था। अशोक ने 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। एंटियोकस सीरिया, तुर्मय मिस्र, एनिकिया मेसेडोनिया का राजा था और मेगारस जो कि साइरीन का राजा था। अशोक धार्मिक रूप से संपूर्ण व्यक्ति था। इसमें कितनी सच्चाई है देखो। अशोक पहले ब्राह्मण मतानुयायी था। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। किसने दी थी? उपगुप्त ने। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। अशोक महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों पर गया और उसकी पूजा की। अशोक की इस यात्रा का क्रम जो था वो गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रीवस्ती, जहां जहां पर गौतम बुद्ध के चरण पड़े थे वहां वहां पर अशोक ने अपनी धर्म यात्रा शुरू की थी और युद्ध नीति को छोड़ करके उसने धम्म की नीति को अपनाई थी। अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान अशोक ने लुम्बिनी में बलि धार्मिक कर को समाप्त कर दिया था और भूमि कर घटा करके 1/8 कर दिया था। इससे पता चलता है कि अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था। अशोक के अभिलेख कितने प्रकार थे इनको आप समझाइए। देखो, अशोक के जो अभिलेख थे उनको हम 3 अलग अलग चरण में पढ़ सकते हैं। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा है गुफालेख। शिलालेख जो कि पत्थर की शिलाओं पर उत्कीर्ण हुआ करते थे, नाम से ही पता चलता। शिला का मतलब होता है पत्थर। स्तंभलेख स्तंभों पर उत्कीर्ण शासनादेश, है ना। लिपि थी केवल ब्राह्मी जो कि स्तंभलेख में लिखी जाती थी, है ना। गुफाओं में उत्कीर्ण जो शासनादेश थे, शासन के जो आदेश थे जो गुफाओं में लिखे जाते थे उसे गुफालेख कहा जाता था, है ना। और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। अशोक के 14 शिलालेखों में से कुछ शिलालेखों को आप समझाइए, है ना। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो हम लिख सकते हैं। जैसे पहला शिलालेख जो कि पशु बलि की निंदा करता है। दूसरा शिलालेख मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा पर चर्चा करता है, समाज कल्याण के बारे में बताता है। 8वां शिलालेख सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है। 9वां शिलालेख जन्म, बीमारी, विवाह के उपरांत समारोह की निंदा की गई है। 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्यवस्था की गई है। 12वां शिलालेख सर्वधर्म संभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा की गई। 13वां शिलालेख कलिंग की लड़ाई एवं विनाश का वर्णन, अशोक के समीपवर्ती राजाओं का वर्णन। अशोक के लघु शिलालेख कौन कौन से विवरण दीजिए। देखो, रूपनाथ जो कि जबलपुर में है, एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। गुर्जरा जो कि दतिया में है। भाब्रू जयपुर राजस्थान में है। देखो, गुर्जरा के बारे में एक नाम ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अशोक का नाम मिलता है गुर्जरा अभिलेख में, है ना। और भाब्रू जो कि जयपुर में अवस्थित है वहां पे अशोक ने खुद को राजा मान करके संबोधित किया है, उस अभिलेख में मिला है। भाब्रू अभिलेख जो कि जयपुर में। मास्की रायचूर कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी चित्तल दुर्ग कर्नाटक में। एर्नाकुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। अहरावरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। तो ये अशोक के लघु शिलालेख है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि अरब आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव की व्याख्या कीजिए। देखो, अरबों के माध्यम से भारत में सिंध के माध्यम से इस्लाम का प्रवेश हुआ, है ना। राजनीतिक दृष्टि से अरब आक्रमण का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि अरब लोग भारत में सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए, है ना।
अपने अल्पकालीन भारत प्रवास के दौरान मोहम्मद बिन कासिम सिंध में कोई ठोस प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर पाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने अरब सैनिकों को गवर्नर की भांति नियुक्त किया था। अरबों के आक्रमण से भारत का कोई महत्वपूर्ण भाग मुसलमानों के हाथ में नहीं गया, है ना। और अरबों ने भारत की राजनीतिक और सैनिक शक्ति को नहीं तोड़ा, क्योंकि भारत के किसी भी शक्तिशाली राज्य से उनका युद्ध नहीं हुआ, और सिंध की विजय ने मुसलमानों के लिए भारत विजय का मार्ग नहीं खोला था। यानी अगर आपसे पूछे कि अरब आक्रमण का भारत में राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, तो आप इसको लिख सकते हो कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, उसने संपूर्ण भारत पर कब्जा नहीं किया था, है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अरब आक्रमण का धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा भारत में, है ना। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय के दौरान अरबों ने धर्मांतरता का परिचय दिया और बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराया। सिंध विजय के पश्चात अरबों को भली भांति समझ में आ चुका था कि स्थानीय सहयोग के बिना थोड़े से अरबों के बदौलत सिंध में शासन नहीं किया जा सकता था। इसीलिए उसने विजय के पश्चात अरबों ने धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई और मिस्र और सीरिया में इस्लाम के प्रचार के बाद दमिश्क के खलीफा वलीद वन ने अरबों को अपने भारतीय मिशन के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम थोड़े से अरब हैं तो हम इन भारतीय आर्य वर्गों, भारतीय लोगों का सामना नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें धर्मनिरपेक्ष की नीति को अपनाना पड़ेगा, हमें धर्म के अपने इस्लाम धर्म को इन लोगों तक पहुंचाना होगा, जिससे कि हम अपने राज्य का शासन विस्तार आसानी से कर सकें। अरब आक्रमण का आर्थिक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। देखो, अरब आक्रमण एक महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक था, है ना। प्रारंभ में भारतीय शक्तियां जैसे गुर्जर, प्रतिहार शासकों और राष्ट्रकूट शासकों ने अरबों से संघर्ष किया था, लेकिन शीघ्र ही आर्थिक महत्व देखते हुए भारतीयों ने अरबों से अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे। अरबों से अच्छे संबंध के बदौलत ही भारत का पश्चिमी व्यापार अरब सागर से होकर काफी लंबे समय तक जारी रहा। हर्षवर्धन के शासन के प्रबंध को समझाइए। सीधा सा मतलब है कि हर्षवर्धन के शासन प्रबंध के बारे में आप क्या जानते हो। देखो, राजा के दैवी सिद्धांत का प्रचलन था, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि राजा निरंकुश होता था, है ना। वस्तुतः राजा के अनेक कर्तव्य और उत्तरदायी होते थे जिन्हें पूरा करना पड़ता था। हर्ष को एक प्रशासक और प्रजापालक राज्य के रूप में स्मरण किया जाता था। नागानंद ने उल्लेख किया है कि हर्ष का आदर्श प्रजा को सुखी और प्रसन्न देखना था। हर्ष चाहता था कि अगर मैं राजा हूं तो मेरी प्रजा, आदर्श प्रजा जो है वो सुखी रहे, संपन्न रहे, विकसित रहे, है ना। ये बात किसने क्या कही है? नागानंद ने कही है। केंद्रीय शासन का जो नियंत्रण मौर्य युग में दिखाई देता है वो हर्ष युग में नहीं दिखाई देता। हेमसंग के विवरण में हर्ष की छवि एक प्रजापालक राजा की उभरती है। राजा प्रशासनिक व्यवस्था की धुरी होता था, वह अंतिम न्यायाधीश और मुख्य सेनापति था। हर्ष के प्रशासन में अवंती, युद्ध और शांति का अधिकार था, है ना। और हर्ष की प्रशासनिक व्यवस्था गुप्तकालीन व्यवस्था पर आधारित है ना। अवंती, ये आप उसको मत समझिएगा कि ये महाजनपद है, ये महाजनपद नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि हर्ष के शासन के समय में कई सारे अधिकारी ऐसे होते थे जिनको अलग अलग विभाग प्रदान किया जाता था। उनमें से एक अधिकारी था जिसका नाम था अवंती। ये जो अवंती अधिकारी था वो युद्ध और शांति का अधिकारी था, है ना। हर्षवर्धन के शासन के राजनीतिक विवरण को स्पष्ट कीजिए। देखो, बहुत से प्रशासनिक पद गुप्तकालीन थे, जैसे संधि विग्रहिक, है ना, अपटलाधिकृत सेनापति आदि, है ना। मतलब कि अगर हम हर्षवर्धन के राजनीतिक शासन प्रणाली को देखें तो ये गुप्तकालीन शासन प्रणाली से मिलता जुलता है, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रशासनिक पद थे जो कि गुप्त काल में थे, तो वो प्रशासनिक पद हर्षवर्धन के समय में ही थे, है ना। और प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम, विषय, भुक्ति और राष्ट्र, ये 4 भागों में शासन को विभाजित किया जाता था। यानी कि जो इकाई थी, है ना, शासन की जो इकाई थी वो 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड थी। ग्राम, ग्राम से बड़ा विषय, विषय से बड़ा भुक्ति और भुक्ति से सबसे बड़ा राष्ट्र। जैसे आज के परिवेश में देखें, आज गांव, गांव से ऊपर शहर, शहर से ऊपर जिला, जिला से ऊपर प्रदेश और प्रदेश से ऊपर राष्ट्र। ऐसी इकाइयां हर्षवर्धन के शासनकाल में थी। भुक्ति का तात्पर्य प्रांत था, है ना, और विषय का मतलब जिला होता था, और शासन की सबसे छोटी इकाई थी उसका नाम था ग्राम। महासामंत, महाराज, दौसा, धनिक, प्रभावर, कुमार, मात्य, उपरिक्त आदि प्रांतीय अधिकारी थे। पुलिस विभाग का भी गठन किया गया था और चौरोधरिजिक और दंडपाशिक आदि पुलिस विभाग के कर्मचारी थे।
और हर्ष के शासनकाल में अधिकारियों को वेतन के रूप में जागीरें यानी कि भूमि प्रदान की जाती थी। हर्षवर्धन की जानकारी के स्रोत कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखो, सबसे पहले तो हर्षचरित्र, है ना। हर्षचरित्र, इसके लेखक थे कौन? बाणभट्ट, है ना। 8 अध्याय है इसमें। इसे एक ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम प्रयास कहा जाता है। कादम्बरी के भी लेखक बाणभट्ट हैं, जिन्होंने हर्षकालीन सामाजिक धार्मिक जीवन का वर्णन किया है ना। हर्ष के ग्रंथ कौन कौन से? जिसने हर्ष स्वयं लिखे, क्योंकि हर्ष राजा के होने के साथ साथ साहित्यिक ग्रंथ लिखने में रुचि रखता था, है ना। जैसे कि नागानंद है ना, रत्नावली है, प्रियदर्शिका, है ना। ये हर्ष के प्रमुख ग्रंथ हैं। हेनसंग की पुस्तक सीयू की, जो कि हर्ष के शासन का प्रमाण देती है कि हर्ष की शासन व्यवस्था कैसी थी, है ना। काओ सिंह चुआन, जो कि चीनी यात्री इनसिंग की भारत यात्रा का विवरण है ना। इसने बौद्ध धर्म के गहन अध्ययन के लिए 672 से 688 ईस्वी में भारत में भ्रमण किया। उसने बताया कि भारत को आर्य देश कहा जाता था। यानी सीधा सा फंडा यही है, अगर आपसे पूछे कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन कौन से चीनी यात्री भारत पे आए, भारत में जानकारी ग्रहण करने के लिए आए थे, तो एक तो हेनसंग हो गया और दूसरा है इत्सिंग। ये हर्षवर्धन के समय आए थे, है ना। ऋग्वैदिक कालीन की राजनीतिक स्थिति पर विचार कीजिए। देखो, कबीलाई संरचना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति थी। राजा को जनस्य, गोपा, पुरभेता, विस्पति, गणपति या गोप्ती कहा जाता था। स्त्रियां सभा, समिति और विदत में भाग ले सकती थी, है ना। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल और परिवार था। जन प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी। राजा नियमित स्थायी सेना नहीं रखता था, ध्यान दीजिएगा। अब सभा की बात करते, देखो, सभा श्रेष्ठ बृहद अभिजात लोगों की संस्था थी और सभा का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है? 9 बार मिलता है ना। कुछ न्यायिक अधिकारी थे। और समिति की बात करें तो समिति एक जन साधारण लोगों की एक व्यवस्था थी, एक संस्था थी, है ना। और अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। विदत क्या है? तो संभवतः यह आर्यों की एक प्राचीनतम संस्था थी। विदत में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था और ऋग्वेद में विदत का सर्वाधिक 122 बार उल्लेख मिलता है ना। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख किसका मिलता है? तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है पिता का। कितनी बार? 335 बार। पिता के बाद इंद्र का कितनी बार मिलता है? 250 बार। नोट कर लीजिएगा, है ना। ऋग्वैदिक कालीन शासन व्यवस्था कैसी थी? तो ऋग्वैदिक सामाजिक संबंध का आधार गोत्र और जन्म मूलक संबंध था। व्यक्ति की पहचान गोत्र से होती थी और समाज कुछ हद तक समता मूलक था। और ऋग्वैदिक काल में समाज 3 वर्णों में विभाजित था। कौन कौन? पुरोहित, राजन और सामान्य। ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। देखो, ग्रामीण संस्कृति एवं पशुचारण मुख्य रूप से व्यवसाय का एक केंद्र था। यानी कि जो ग्रामीण लोग हुआ करते थे वो कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे, है ना। संपत्ति का जो मुख्य साधन था वो गोधन था, यानी कि गाय। ऋग्वैदिक कालीन में सबसे महत्वपूर्ण जो थी वो थी गाय थी, क्योंकि गाय के लिए अक्सर लड़ाई भी हो जाती थी, है ना। गायों को सबसे पवित्र माना जाता था। आर्य मुख्यतः 3 धातुओं सोना, कांसा और तांबा का प्रयोग करते थे। तांबे और कांसे के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया जाता था। लोहे से वो लोग परिचित नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक कालीन में लोहे का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ऋग्वैदिक काल में एक ही अनाज या जौ का उल्लेख मिलता है और वस्त्र बनाना प्रमुख शिल्प था और स्त्रियां यहाँ काम करती थी। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं किया गया है ना। व्यापारियों को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में पानी कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन धर्म की स्थिति को समझाइए। देखो, लोग जो थे बहुदेववादी थे, है ना। बहुदेववादी का मतलब ऐसे लोग जो कि बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे, है ना। तो ऋग्वैदिक कालीन धर्म की व्यवस्था ऐसी थी कि लोग बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उनका ये कहना था कि इस ब्रह्मांड का जो केंद्र था वो एक ही भगवान पर केंद्रित था, यानी एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे। धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजक और यज्ञ केंद्रित था। प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा की जाती थी। इंद्र गाय खोजने वाला, शर्मा कुतिया, वृषभ बैल, सूर्य अश्व के रूप में पूजा की जाती थी, है ना। ऋग्वैदिक कालीन देव कुल में देवियों की संख्या नगण्य थी। यानी ऋग्वैदिक कालीन में हम देखते हैं कि इंद्र की पूजा की जाती थी, वृषभ की पूजा की जाती थी, सूर्य की पूजा की जाती थी।
लेकिन ऋग्वैदिक काल में देवकुल में देवियों का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता था। ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था में जो है 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिसे 3 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है आकाश के देवता, जिसके अंतर्गत धौस है, वरुण है, मित्र, सूर्य, पूषण और विष्णु आदित्य। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, वायु, प्रजन्य, यम, प्रजापति। और पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति। ये इंपॉर्टेंट है, अगर इतना भी आप लिख लोगे 5 नंबर तो मिल ही जाएगा, 5 मार्कर। 4 नंबर भी दे सकते हैं, है ना, 4, 3.5 जैसा आप लिखने का तरीका होगा। वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को लिखिए। देखो, राजा को कहा जाता था गुप्ता, अतिथि को कहा जाता था गुहंता, युद्ध को कहा जाता था गविष्ठ, गेसु या गम्य, है ना। गाय को कहा जाता था अगन्या, लांगल का मतलब हल होता था, सीता का मतलब खेत में हल चलाने के बाद बनी नालियां जो होती थी उसे कहा जाता था, बढ़ई जिसे तक्षण कहा जाता था। वर्तमान नदियों के ऋग्वैदिक कालीन नाम लिखिए, है ना, ये भी आ सकता है। तो देखो, कुमो जो कि आज नाम है कुर्रम, कुभा, है ना, काबुल, पितिस्ता को कहा जाता था झेलम, विपाशा जो कि आज का नाम व्यास, दृष्टावती घग्गर, अस्किनी चिनाब, पुरुषणी रावी और शतुद्री को कहा जाता है सतलज। ऋग्वैदिक कालीन यज्ञ कितने प्रकार के होते थे? देखो, 3 प्रकार, वैसे तो 3 प्रकार के यज्ञ मुख्य रूप से, लेकिन इनकी गिनती की जाती है 4 अलग अलग। जैसे राजसी, वाजपेयी और अश्वमेध, ये 3 बेहद इंपॉर्टेंट यज्ञ हैं। इसके अलावा एक और यज्ञ है जिसे कहा जाता है अरिष्टोम यज्ञ, है ना। राजसी यज्ञ राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित है, और राजसी जो यज्ञ होता था वो 3 दिनों तक चलता था, ध्यान दीजिएगा, है ना। वाजपेयी यज्ञ की बात करें तो सौंदर्य प्रदर्शन और मनोरंजन के लिए किया जाता था, और ये 17 दिनों तक चलता था, है ना। अश्वमेध यज्ञ, है ना, राजनीतिक विस्तार हेतु घोड़े की बलि दी जाती थी। इसमें कुछ सैनिकों के साथ घोड़ा स्वतंत्र छोड़ा जाता था, और जहां जहां घोड़ा विचरण करता था वहां राजा का अधिकार हो जाता था। और अगर जिस क्षेत्र में घोड़ा किसी ने पकड़ लिया होता है, तो अगर वो घोड़ा नहीं छोड़ता है तो उस क्षेत्र के राजा को उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता है जिसने अश्वमेध यज्ञ को प्रतिपादित किया है। जैसे आप रामायण में देखे होंगे कि रामायण में भगवान राम यज्ञ किए थे अश्वमेध यज्ञ, और उसके तत्पश्चात उन्होंने घोड़े को छोड़ दिया था। तो उस घोड़े को प्राप्त किसने किया था? उनके पुत्र लव और कुश ने, और बाद में फिर युद्ध हुआ था, है ना। नेक्स्ट है अरिष्टनोम यज्ञ। देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दी जाती है ना। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। देखो, कबीलाई ढांचा टूट गया, प्रथम बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, जन का स्थान जनपद ने ले लिया, युद्ध गायों के लिए ना होकर क्षेत्र के लिए होने लगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ऋग्वैदिक कालीन में युद्ध किसके लिए होता था? गायों के लिए। तो उत्तर वैदिक कालीन में युद्ध गायों के लिए ना होकर के क्षेत्र के लिए होने लगा। सभा और समितियों पर राजाओं, पुरोहितों एवं धनी लोगों का अधिकार हो गया। बिदअत को समाप्त कर दिया गया। स्त्रियों को सभा की सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया गया। जो सभा में स्त्रियां शामिल हो सकती थी ऋग्वैदिक काल में, वो उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गई। राजा अत्यधिक ताकतवर हो गया और राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई। बलि के अतिरिक्त भाग और शुल्क 2 नए प्रकार के कर लगाए जाने लगे। राजा की सहायता करने के लिए उच्च अधिकारी, जिसे रत्नीन कहलाते थे, ये राजा की सहायता करते थे। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। देखो, वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर ना होकर के जन्म पर हो गया। जैसे ऋग्वैदिक कालीन में क्या होता था कि जो वर्ण व्यवस्था का आधार था कर्म पर था। जैसे कि अगर मान लो कि कोई ज्ञान अर्जित करता है, कर्मकांड करता था, वो ब्राह्मण कहलाता था, है ना। कोई व्यवसाय करता था, क्योंकि व्यवसाय करना वैश्य का कर्म है, तो ये निर्धारित किया गया था कब? ऋग्वैदिक काल में। लेकिन ये उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का जो आधार है वो कर्म ना होकर के जन्म आधारित हो गया था। कब? उत्तर वैदिक काल में। तो 2 अलग अलग है, ध्यान दीजिए, है ना। इस समय लोग स्थायी जीवन जीने लगे। चारों वर्ण पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्पष्ट रूप से स्थापित हो गए। यज्ञ का महत्व बढ़ने लगा। ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। इतरे ब्राह्मणों 4 वर्णों के कार्य का उल्लेख मिलता है। इस काल में 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इनकी भी स्थापना की गई। ये क्वेश्चन आया था अभी 2021 एमपीपीएससी मेंस में, कितने प्रकार के आश्रम होते हैं, है ना। स्त्रियों की शिक्षा प्राप्ति का अधिकार हो गया। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह नियोग प्रथा के साथ अंतरजातीय विवाह का प्रचलन हो गया और स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई। ये है सामाजिक व्यवस्था कब की? उत्तर वैदिक काल की। तो आप गणना कर सकते हो कि उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था जो थी वो
ऋग वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था से काफी नीचे थी, यानी कि उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि ऋग वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक कालीन की आर्थिक स्थिति को समझाइए। इस काल में मुख्य व्यवसाय कृषि बन गया है ना, लोहे की खोज और स्थायी जीवन मुख्य फसल यहाँ पर धान और गेहूं हो गए। यजुर्वेद में ब्रीही, ब्रीही का मतलब धान, भाव यव होना चाहिए, यव का मतलब जौ, और गोधूम यानी गेहूं की चर्चा की गई। उत्तर वैदिक कालीन में कपास का उल्लेख नहीं है। ऊन शब्द का प्रयोग हुआ। उत्तर वैदिक कालीन समाज व्यवस्था में ग्रामीण ही जो थी वो खेती के लिए अहम किरदार निभाती थी, है ना। इसके अंत में हम नगरों का आभास पाते हैं। हस्तिनापुर, कौशाम्बी प्रारंभिक नगर थे। नियमित सिक्के का प्रचलन अभी नहीं हुआ था। सामान्य लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता था कि वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को देना। उत्तर वैदिक कालीन में ध्यान दीजिएगा, सिक्के का कोई भी प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हुआ है। केवल जो लेन देन होता था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। उत्तर वैदिक कालीन के धार्मिक स्थिति देखो, धर्म का स्वरूप बहुदेववादी और उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। प्रजापति, विष्णु और रुद्र यहाँ के महत्वपूर्ण देवता थे, है ना। सृजन के देवता प्रजापति का सर्वोच्च स्थान था। उत्तर वैदिक कालीन में प्रजापति का स्थान सर्वोच्च हो गया था, लेकिन ऋग वैदिक कालीन में सर्वोच्च देवता कौन थे? इंद्र थे, है ना। और उत्तर वैदिक काल में हो जाते हैं प्रजापति। पूषण जो थे सोनों के देवता थे। यज्ञ का महत्व बढ़ा। जटिल कर्मकांडों का सम्मिलित आवेश हुआ। मृत्यु की चर्चा जो थी सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो अगर आप पूछे कि मृत्यु की चर्चा कहाँ पर मिलती है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है ना। पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम बृहद कारण उपनिषद में मिलती है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछे मृत्यु की चर्चा कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? उपनिषद में। पुनर्जन्म की चर्चा कहाँ मिलती है? तो वेदरक निर्णय उपनिषद में। अब आश्रम व्यवस्था पर टिप्पणी लिखे। यही आश्रम मैंने आपको बताया था कि ये 2021 अभी हाल ही में मेंस के एग्जाम में आया था। तो 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, है ना। 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, है ना। 0 से 25, 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ज्ञान प्राप्ति, गृहस्थ यानी सांसारिक जीवन, वानप्रस्थ का मतलब मानन चिंतन, और संन्यास का मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति। अब पुरुषार्थ, ब्रह्मचर्य में पुरुषार्थ धर्म, गृहस्थ में था अर्थ और काम, वानप्रस्थ में मोक्ष और संन्यास में भी मोक्ष। ये था पुरुषार्थ। वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था के विषय में आप बताइए। देखो, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में वर्णों का आधार कर्म था, परंतु उत्तर वैदिक काल में जन्मजात हो गया, जैसे कि पुरोहित, जिसे हम ब्राह्मण भी कहते हैं, है ना। ये ब्रह्मा के मुख से इनका उद्गम हुआ है, उत्पत्ति हुई थी। इनका मेन काम था धार्मिक अनुष्ठान करना। क्षत्रिय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ब्रह्मा की भुजा से हुई है। इनका कार्य था शासक वर्ग यानी धर्म की रक्षा करना। वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा की जंघाओं से हुआ है। इनका कार्य था कृषि, व्यापार और वाणिज्य उत्पादन करना, है ना। शूद्र, इनकी उत्पत्ति थी ब्रह्मा के पैर से और इनका कार्य था सेवा कार्य, है ना। अन्य वर्णों के लोगों की सेवा करना। कर की अदायगी केवल वैश्य किया करते थे। वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था में विवाह कितने प्रकार के होते थे? ये भी आया था एमपीपीएससी 2021। तो देख लो मेरे पीडीएफ से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। पहला ब्रह्म विवाह जो कि समान वर्ण में होता था, है ना। दैव विवाह पुरोहित के साथ किया जाता था। आर्य विवाह कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बैल प्रदान करता था। प्रजापत्य विवाह बिना लेन देन के योग्य वर के साथ किया जाता था। असुर विवाह तो कन्या को उसके माता पिता से खरीद कर विवाह किया जाता था। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह जो कि आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, अभी भी प्रचलित है और आने वाले समय में और भी प्रचलित होगा। राक्षस विवाह तो प्रजापति राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह किया जाता था। जब पराजित जो भी राजा हुआ करता था उनके पुत्र के साथ विवाह किया जाता था बिना उनकी इच्छा के अनुरूप। हाँ, पैशाच विवाह की बात करें तो सोती हुई स्त्री नशे की हालत में अथवा विश्वासघात के द्वारा उससे विवाह किया जाता था, वो कहलाता था पैशाच विवाह। तो ये 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे और इन 8 प्रकार के विवाहों में जो 4 प्रकार के विवाह जो ऊपर के 4 हैं, हाँ, वो काफी अच्छे माने गए हैं। महमूद गजनबी के विषय में लेख लिखे। देखो, महमूद गजनबी की बात करें तो वादिदा सुल्तान, यामीउद्दौला तथा आमीन उल मिल्लाह। महमूद गजनबी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ। महमूद गजनबी
सुबुक्तगीन का पुत्र था और सुबुक्तगीन को किसने खरीदा था? तो सुबुक्तगीन को खरीदा था अलक्तगीन ने, है ना। 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी गजनी का शासक बना। खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने मोहम्मद को सम्मान का चोगा दिया और यामिन उद दौला साम्राज्य की दक्षिण भुजा और आमीन उल मिल्लात की उपाधियां प्रदान की थी, है ना। किसने प्रदान की थी? तो खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने। किसे प्रदान की थी? महमूद गजनवी को। हाँ, तो सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों ने प्रदान की थी मोहम्मद गजनवी को, है ना। उसने यह उपाधि बगदाद के खलीफा से प्रदान की गई थी और सुल्तान की उपाधि लेने वाला यह पहला शासक था जिसका नाम था महमूद गजनवी। मोहम्मद गौरी के युद्ध अभियानों पर प्रकाश डालिए। देखो, मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था 1175 में। सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया था इसने। उस समय राजा दाऊद जो थे मुल्तान के शासक थे। गौरी ने उसे पराजित कर दिया। फिर उसके बाद 1178 में इसने गुजरात आक्रमण में गुजरात के शासक भीम द्वितीय के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरीके से पराजित किया, है ना। भीम द्वितीय बघेला वंश के शासक थे जिनकी राजधानी अहिलवाड़ा थी। फिर उसके बाद 1151 में फिर युद्ध किया पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी धोखे से पृथ्वीराज चौहान को मार देता है और मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। और फिर एक और युद्ध हुआ था 1194 में, चंदावर युद्ध, है ना, जिसमें जयचंद को पराजित किया था। तुर्की आक्रमण के विरुद्ध राजपूत राजाओं की हार के कारण को समझाइए। देखिए, तुर्की आक्रमण के पूर्व भारत अनेक राज्यों में विभाजित था, अतः राजनीतिक एकता की कमी एवं केंद्र शक्ति का अभाव था। वर्ण और जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज कई वर्गों में विभाजित था, जिसके कारण सामाजिक दुर्बलता थी, है ना। राजपूतों में वंशगत श्रेष्ठता की भावना के कारण झगड़ालू प्रवृत्ति और अनेक सामाजिक बुराइयों का जन्म हुआ, यानी कि उसमें वंशागत श्रेष्ठता होती थी, जिसके कारण कई सारे बुराइयों का जन्म हुआ। आपसी झगड़ों में वृद्धि हुई। भारतीय समाज में नियतिवादी और भाग्यवादी विश्वास के कारण समाज विदेशी आक्रमणों तथा यातनाओं के पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानने लगा और इस कारण जनसाधारण ने एकजुट होकर उनका विरोध नहीं किया। और तुर्की सेना की रणनीति अच्छी नस्ल के घोड़े एवं हथियार थे। तो इतना भी आप लिखोगे तो 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तुर्की आक्रमण का भारत में क्या प्रभाव पड़ा? देखो, सबसे पहली बात कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई। भारत में सामंतवाद का हास्य होने लगा और शक्ति का केंद्र कौन हो गया? राजा। भारत का संसार के काफी देशों के साथ व्यापार बढ़ा। मुस्लिम समाज में भेदभाव नहीं था, अतः राजपूतों के बाद समाज में भेदभाव में कमी आई। 12वीं शताब्दी में चरखा ईरान से भारत आया और कपड़े के उत्पादन को बढ़ावा मिला। स्थापत्य कला में परिवर्तन होने लगा और दिल्ली में सल्तनत की स्थापना से शहरी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ और व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि हुई। बुद्ध के ज्ञान के प्राप्ति की जानकारी को स्पष्ट कीजिए। देखो, बुद्ध के प्रथम गुरु थे जिनका नाम था आलार कलाम, है ना, जिसने उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय की दूध की खीर भरकर पहुंची और सिद्धार्थ वहां बैठा ध्यान कर रहा था और उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धर कर बैठे हैं। तो ये गौतम बुद्ध की जानकारी का सोर्स है। बुद्ध के उपदेशों का सार क्या था? देखो, महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म की कुछ संकल्पनाओं का प्रचार किया, जैसे अग्निहोत्री और गायत्री मंत्र का, ध्यान और अंतर्दृष्ट, मध्य मार्ग का अनुसरण किया, 4 आर्य सत्य बताया, कौन कौन? दुख निरोध, दुख गामनी प्रतिपदा और दुख समुदाय, अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन किया, है ना। ये बुद्ध के उपदेशों का सार है। गौतम बुद्ध के हिसाब से बहुजन हिताय का मतलब क्या है? देखो, बुद्ध ने धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा इनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में ले लेने की अनुमति प्रदान की। यही एक बात आपको अलग से बताता हूं कि नागार्जुन जो थे वो बुद्ध को मानने वाले सबसे बड़े कौन थे? भक्त थे। और नागार्जुन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म कई 100 सालों तक चलता,
कई हजारों साल तक चलता, लेकिन अगर इसमें स्त्रियों का प्रवेश हो गया तो ये बौद्ध धर्म ज़्यादा से ज़्यादा 500 साल तक चलेगा। ये बहुत बड़ी बात कही थी किसने? नागार्जुन ने। और फिर उसके बाद जब बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में लेना प्रारंभ कर दिया, तो यद्यपि इसे उन्होंने उतना अच्छा नहीं माना। गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद, चीन, श्रीलंका आदि देशों में फैल चुका था और इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म बन गया। कितने प्रकार के भारतीय दर्शन हुए और प्रतिपादक बताते हुए विवरण दीजिए। देखो, भारतीय दर्शन वैसे मुख्यतः देखा जाए तो 6 प्रकार के हैं। कौन कौन? सांख्य दर्शन, है ना, और इनका आधार था सांख्य सूत्र, इनके प्रतिपादक थे कपिल मुनि। योग दर्शन, योग सूत्र, इनके प्रतिपादक पतंजलि। न्याय दर्शन, न्याय सूत्र, इनके प्रतिपादक गौतम। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक सूत्र, इनके प्रतिपादक कणाद उलुक। पूर्व मीमांसा, इनके प्रतिपादक कौन थे? सूत्र जैमिनी, है ना। उत्तर मीमांसा, ब्रह्म सूत्र, इनके प्रतिपादक कौन थे? वेद व्यास या वादरायण। जैन धर्म के तीर्थंकर और प्रतीक चिन्हों को लिखिए। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है ना। देखो, आदिनाथ ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, है ना, इनका है ऋषभ सांड, है ना। अजीतनाथ हाथी, है ना, हाथी। ये संभवनाथ घोड़ा, मल्लीनाथ कलश, है ना, नेमिनाथ नीलकमल, अरिष्टनेमी शंख, पार्श्वनाथ सांप या सर्प, महावीर स्वामी सिंह। जैन धर्म के 5 महाव्रतों को लिखे। देखो, सबसे पहले अहिंसा यानी जीव की हिंसा ना करना, सत्य हमेशा सत्य बोलना, अपरिग्रह संपत्ति एकत्रित नहीं करना, अस्तेय चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य स्त्री के संपर्क में न होना, है ना। जैन धर्म की मान्यताएं सुस्पष्ट कीजिए। देखो, जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया था। कृषि और युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है, संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है और सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। मतलब ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कर्मवाद और कर्म फल पर विश्वास रखता है। ध्यान दीजिएगा। श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर? देखो, श्वेतांबर मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है, ये बात श्वेतांबर में कही गई है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक है, ये कही गई दिगंबर में। स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी है, ये कहा गया श्वेतांबर में। स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं, ये कहा गया दिगंबर में। कैबल्य के बाद भी भोजन की आवश्यकता, ये कहा गया श्वेतांबर में। और कैबल्य के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं, ये कहा गया दिगंबर में, है ना। श्वेतांबर के प्रणेता कौन है? तो स्थूलभद्र। दिगंबर के प्रणेता कौन? भद्रबाहु। जैन साहित्य व प्रकाश डालिए। देखो, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग और 12 उपांग, 10 पंक्तियां, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र होते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अधर्मागधी, है ना, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा है। आचारांगा सूत्र ये एक प्रकार का ग्रंथ है जिसमें जैन मुनियों के जीवन के लिए आचार नियम लिखे हुए हैं कि एक जैन मुनि अपने जीवन को किस तरीके से संचालित कर सकता है ना। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन और कृत्यों और उनके समकालीन जितने भी राजा हुए हैं उनका वर्णन किया गया भगवती सूत्र, है ना। और इसके साथ साथ इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। न्याय धम्म कहाँ? तो न्याय धम्म कहाँ, ये महावीर की शिक्षाओं का उल्लेख है, ये एक प्रकार का ग्रंथ है ना। 12 उपांग, इसमें ब्राह्मणों का वर्णन है, प्राणियों का वर्गीकरण है, खगोल विद्या है, कला विभाजन है, मरणोपरांत जीवन का वर्णन है, ये किया गया 12 उपांग ग्रंथ में। और 10 प्रकरण जो ग्रंथ है उसमें जैन धर्म से संबंधित विधि विषयों का वर्णन मिलता है। प्रमुख जैन तीर्थ स्थलों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले अयोध्या, यहाँ 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म यहीं पर हुआ है। संवेद शिखर, ये यहाँ पर पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्यागा था। ये संवेद शिखर हाल ही में काफी चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि संवेद जो शिखर है वो झारखंड में अवस्थित है। यहाँ पर आदिवासी और जैन मुनियों को लेकर आपस में संघर्ष देखने को मिलता है ना। पावापुरी, यहाँ महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत, यहाँ आदिनाथ ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। श्रवणबेलगोला, यहाँ गौतमेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। और एक ध्यान दीजिएगा, सोनागिरी,
सोनागिरी जो कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अवस्थित है। और खास बात यह है कि यहाँ पे पहाड़ों पर भगवानों की मूर्तियां बनी हुई हैं। जैन जितने भी तीर्थंकर उनके सभी की सभी मूर्तियां स्थापित की गई। देखो यापनीय संप्रदाय क्या है, देखो यह जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिनकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई। यहाँ यह श्वेतांबरों की मान्यताओं का भी पालन करता है। जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महापद्मनंद, धनानंद, बिंबसार, अजातशत्रु, उदयनी, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रति, चंद्रप्रद्योत, खारवेल, अमोघवर्ष, कुमारपाल, ये आदि हैं जिन्होंने यापनीय संप्रदाय को ग्रहण किया था, जो कि जैन धर्म की एक संप्रदाय है। तो ये मैंने आपको 3 मार्कर और 5 मार्कर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। आशा करता हूं कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज देखिएगा जरूर पूरा वीडियो, और ये आपके जीवन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है।